मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत। तो कैसे ये पुस्तक अलग है? पिछले 5-8 साल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 साल से जो केंद्र में राजनीति की और जो उससे पहले 12 साल उन्होंने गुजरात में राजनीति की, उसके कारण देश में एक ऐसा वातावरण बना। तो वो सारी प्रोग्राम पॉलिसीज़ को मैंने 3 पिलर्स में रखा। मोदियन कंसेंसस उसे मैंने कहा है। कभी आपको ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करते नजर आने लग गई, कभी आपको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अस्पताल बना दो अयोध्या में, राहुल गांधी जी आपको झंझीरा बजाते हुए मिल जाएंगे कहीं पे। तो ये सारे की चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के कारण संभव हुआ। पहले देश की बहुत बड़ी पत्रकार जो जिन नक्सलियों को सरकार ढूंढ रही थी उनके साथ जाके इंटरव्यू ले आती थी। अभी आपको इस देश की सेना का, इस देश की सीमा का सम्मान करना पड़ेगा। पहले कोई सरकार मतलब पहले से ज्यादा प्रतिशत और बेहतर सीटों के साथ नहीं जीत पाई है। अपनी सरकार की 10वीं साल में पॉपुलैरिटी चार्ट पे कोई इतना पॉपुलर रहा ही नहीं। नेहरूवियन कंसेंसस और दूसरा मोदी। नेहरू जी बात कहते हैं, उन्होंने लिखी भी है किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे भारत की एक खोज करते हैं वो। तो प्रधानमंत्री मोदी के समय में जिस तरह का काम हो रहा है उसमें एक नए भारत की खोज हो रही है। द गार्डियन लंदन ने लिखा कि भारत पहली बार डीकोलोनाइज हो रहा है सही में। सीएए को लागू किया गया और उसके बाद बिल्कुल एक नया माहौल पैदा हो गया पूरे देश में। वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई ये इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। पाकिस्तान में लड़की जिसने की बिंदी लगाई हुई थी उसको, जिससे हम ओखली जिसे मारते हैं मसाला कूटते, उसको परमानेंट मार दिया गया कि भाई लो तुमको परमानेंट बिंदी लगा देते। ये नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। सीए अगर जो एक कानून है तो वो मानवाधिकार के लिए लाया गया एक कानून है। इसको दरअसल धार्मिक चश्मे से देखा ही नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इनविटेशन सबको गया था लेकिन नहीं गए बहुत सारे लोग। तो ये इस देश का आम आदमी देख रहा है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि 370-400 मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1000 साल पहले सेंगोल चोल राजा इस्तेमाल किया करते थे, उस संसद में स्थापित कर देना कितनी बड़ी बात है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री 25 साल का विजन दे रहा है। इससे क्या होगा, अगले 1000 साल का जो देश की जो ट्रेजेक्ट्री है वो तय हो जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। इस शख्सियत की एक पुस्तक आई है और इस समय बहुत चर्चा में है, सोशल मीडिया में बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ये पुस्तक है, मैं आपको दिखाता हूं, मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत। ये पुस्तक है और इसके लेखक हैं स्वदेश सिंह। और स्वदेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि पुस्तक तो उन्होंने लिखी है, लेकिन इस समय चूंकि चुनाव का मौसम है और पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो मोदी को बदनाम करने के येन केन प्रकारेण लगा हुआ है अलग अलग तरीके से। और जो एकेडमिक दुनिया है दोस्तों, वहां पर जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड की जा रही है, ऐसे मौके पर जो वास्तव में एकेडमिशियन है उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। फिर उनके सामने ये चुनौती पेश आती है कि वो कैसे सही नैरेटिव लोगों के सामने पेश कर सके। तो आज हमारे साथ इसी वजह से एक खास शख्सियत हैं स्वदेश सिंह जी। नमस्कार। आपको प्रणाम करता हूं, नमस्ते। और आप आए। लेकिन मैं दोस्तों जरूर बताना चाहूंगा स्वदेश जी के बारे में कि इस समय ये दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये पत्रकार भी रहे हैं, एनडीटीवी, बीबीसी, दोनों आप समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार की संस्थाएं हैं। और मतलब वहाँ पर इन्होंने काम किया है। आईएमसी में विद्यार्थी रहे, वहाँ पढ़ाई की, जेएनयू से पीएचडी की। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर है और ये पुस्तक इनकी आई है। तो बहुत ही रेलेवेंट सवाल, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में है वो सब स्वदेश जी सॉल्व करेंगे। तो स्वदेश जी, सबसे पहले तो स्वागत। और ये जो मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत, मैंने काफ़ी कुछ देखा, पढ़ा, मगर इस समय जब पुस्तकों की बाढ़ आई हुई है तो कैसे ये पुस्तक अलग है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो हरीश जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, काफ़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं।
ये जो पुस्तक है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस पुस्तक का नाम ही है मोदियन कंसेंसस जी। तो मैंने क्या किया कि पिछले 150 साल की जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, उसको मैप करने की कोशिश की है। और मेरा एक आइडिया जो इसमें बेसिक आर्गुमेंट ये है कि अगर कुछ विचारों के इर्द गिर्द एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है लोगों का, कुछ लोगों का, तो एक आम सहमति बनती है, एक समाज आम सहमति से चलना चाहिए। मैं सर्वसम्मति की बात नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में डाइसेंट होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन एक साइजेबल नंबर, जब एक टेंजिबल नंबर एक विचार के पीछे कुछ विचारों के साथ आगे बढ़ता है तो वो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, वो सभ्यता आगे बढ़ती। तो मैंने देखा कि पीछे 150 सालों में, यानी 1857 के बाद करीब करीब 4 ऐसी आम सहमतियां बनी हैं। पहली जो है, मैंने उसको सिविलाइजेशनल कंसेंसस कहा है कि जो हमारी भारत की सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है, इसलिए जो यहाँ लोग शासन कर रहे हैं उन्हें कोई हक नहीं है। और 1870 से लेकर करीब 1915 तक का आप कार्यकाल देखेंगे तो वो उस समय जो तिलक का समय है, जो सावरकर का समय है, जो अरविंद का समय है, जो दयानंद का समय है, जो विवेकानंद का समय है, वो जो बातें कर रहे थे, वो एक बेहतर भारत, एक बेहतर सिविलाइजेशन है उसको, इसलिए कोई भी विदेशी ताकत इसको नहीं रूल करना चाहिए। जो उस समय कांग्रेस मॉडरेट के लोग थे या कांग्रेस जो अतिवादी लोग थे, चाहे लाल बाल पाल थे, चाहे रेवोल्यूशनरीज थे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे। और वो एक पूरा एक बड़ा कहे कि नेशनल रीअवेकनिंग का समय है, सिविलाइजेशनल रीअवेकनिंग का समय है। दूसरा गांधीयन कंसेंसस है कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज, गांधी जी जो बात कह रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिस विचार के इर्द गिर्द आम सहमति होगी, दरअसल वही विचार आगे चलेगा, उसके अलावा आप फ्रिंज हो जाएंगे। तो और सारी जो वैचारिक जो संगठन थे या विचारधाराएं थी वो किनारे, हाशिए पे चली जाती है। तीसरा नेहरूवियन कंसेंसस है। तो जो सिविलाइजेशनल कंसेंसस और गांधीयन कंसेंसस है, ये तो कमोबेश एक जैसा ही था, कुछ उसमें अंतर है। नेहरूवियन कंसेंसस दरअसल बहुत ही अलग दिशा में चला गया। जो नेहरू जी के समय में जो राजनीति हुई, जो उनके बेटी के समय में राजनीति हुई, और जो उनके पोते के समय में जो राजनीति हुई, उसको नेहरूवियन कंसेंसस, मुझसे पहले गिरिराज जैन जी ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया नेहरूवियन कंसेंसस का। तो उसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और नॉन अलाइनमेंट, सोशलिज्म के नाम पे जो इस देश में हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पे जो इस देश में हुआ, हम सब लोग उससे परिचित हैं। और उसके बाद जो नॉन अलाइनमेंट, हमने कभी अपने देश की विदेश नीति को नॉन अलाइंड रखा, उसके कारण एक पूरा नेहरूवियन कंसेंसस 50 से लेकर 1950 से लेकर 90 तक रहा। 90 से 2014 तक अस्थिरता का राजनीति का दौर है, जिसमें कि एक सेकुलरिज्म के नाम पे एक सूडो सेकुलर पॉलिटिक्स होने लग गई। आप देखेंगे कि कभी ईद, इफ्तार और इस तरह की चीज़ें होने लग गई, जो अभी सरकार ने आके उसको बंद किया। या आप देखेंगे कि देश में एक अस्थिरता की राजनीति का दौर रहा, एक 13-14% की वीटो को ध्यान में रखा के ही सारी राजनीति शेप लेने लगी। और इस अस्थिरता के दौर के बाद फिर मैंने जो बेसिक आर्गुमेंट दिया है कि पिछले 5-8 साल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 साल से जो केंद्र में राजनीति की, और जो उससे पहले 12 साल उन्होंने गुजरात में राजनीति की, उसके कारण देश में एक ऐसा वातावरण बना और जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। तो वो सारे प्रोग्राम, पॉलिसीज़ को मैंने 3 पिलर्स में रखा। मोदियन कंसेंसस उसे मैंने कहा है कि उसमें अगर आपको इस देश में अब राजनीति करनी है तो इस देश की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसको रिक्लेम करने वाली बातें करनी पड़ेगी। आपको जो इस देश का आम आदमी जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह की सभ्यता, जिस तरह के मूल्यों की बात करता है वो करेगा। वो करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नजर आते हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले जब काशी विश्वनाथ मंदिर से वो बाहर निकलते हैं त्रिपुंड लगा के और माला पहन के और हाथ में त्रिशूल लेके, शंकर जी जो उसको धारण करते हैं, तो कैसा देश में वातावरण बना। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, लोग अलग अलग जगह लोग उत्सव जैसा मना रहे थे। उनको लगा कि जैसा मैं करता हूं, मेरे दादा जैसे करते थे, वैसा इस देश का प्रधानमंत्री भी करता है, जो दुनिया में इस समय सबसे शक्तिशाली आदमी है। और ये लगातार वो लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, जिससे हम सब लोगों को एक जो अपना सेल्फ प्राइड होता है वो एक दूसरे लेवल पे जाता है इस देश के आम आदमी का। तो उसके कारण उनको सफलता मिलती है। अगर आप देखें, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वहां लगातार 4 बार 40% से ज्यादा वोट आता है। तो बाकी पार्टियां भी उसी तरह की बातें कहने लग गई। हिंदुत्व, चाहे उसको कल्चरल रूटेडनेस कहें, हिंदुत्व कहे, लोग कहेंगे हम सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करने लग गए। कभी आपको ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करते नजर आने लग गई, कल तक वो कैसी बातें करती थी। कभी आपको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अस्पताल बना दो अयोध्या में, अब वो खुद दर्शन करके आ गए।
राहुल गांधी जी आपको झंझीरा बजाते हुए मिल जाएंगे कहीं पे। तो ये सारे की चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के कारण संभव हुआ। उसी प्रकार से प्रखर राष्ट्रवाद, असर्टिव नेशनलिज्म इसका दूसरा पिलर है, जिसमें कि अब आप देश की सीमा को, देश की सिपाही को, देश की सुरक्षा पे अब सवाल नहीं उठा सकते। अब आप दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में बैठ के नहीं कह सकते कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, या नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर सकते। पहले देश की बहुत बड़ी पत्रकार जो जिन नक्सलियों को सरकार ढूंढ रही थी उनके साथ जाके इंटरव्यू ले आती थी और वॉकिंग विद कॉमरेड जैसा आर्टिकल लिख देती थी, जो बाद में बहुत बड़े पब्लिशर से किताब छप जाती थी। अभी आपको इस देश की सेना का, इस देश की सीमा का सम्मान करना पड़ेगा। आपको ये बात करनी पड़ेगी, चाहे आपका मन करे नहीं कि मैं देशभक्त हूं तो इस देश की राजनीति कर रहा हूं। आप रह सकते हैं लेकिन आप फ्रिंज हो जाएंगे। ये मापदंड प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया। तीसरा है वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि इस देश का, अब आप गरीबी हटाओ का नारा देकर लोगों को मुगालते में नहीं रख सकते। आपको इस देश के आम आदमी के लिए, आम औरत के लिए जो पंक्ति में सबसे अंतिम खड़ा है, उसके कल्याण के लिए उसकी जेब में सीधे कुछ लाभ उसको देना पड़ेगा जी। तो ये सारी राजनीति करते हुए, इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की चीज़ों को लागू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा खड़ा हो गया है कि इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द सहमति बनी है। सबसे बड़ा योगदान उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए मैंने उसको मोदियन कंसेंसस का, ये पांचवा दौर है। ये तो मतलब अगर मुझसे दिल से कहूं तो एक समय ऐसा था, जो किताब लिखते हैं, पढ़ते हैं, लगता है बड़े पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं, इसका चुनाव से क्या लेना देना, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव लोगों में दिख रहा है। मतलब अब जो काम हो रहे हैं उसका एकेडमिक दुनिया से बहुत गहरा नाता बन गया है, क्योंकि एक नैरेटिव की जो लड़ाई लड़ी जाती थी या बाकी लेफ्ट लिबरल गैंग करते थे, हम उसे समझ नहीं पाते थे। तो आज जब आप इतनी सारी बातें रख रहे हैं तो इस संदर्भ में समझ में आता है कि कई लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि भैया ठीक है, हम थोड़ी महंगाई झेल लेंगे लेकिन हमको मोदी चाहिए। ये दरअसल वही सोच है जो आप लिख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपकी ये पुस्तक देख रहा था तो इसमें आपने लिखा है कि जून 2019 में जब ये किताब की यात्रा शुरू हो रही थी तो आपने 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस अटेंड किए और उससे आपकी यात्रा शुरू हुई। तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिमाग में आई और आपको लगा कि नहीं, जो चीज़ें चल रही हैं मोदी जी के साथ या इस देश में प्रधानमंत्री या इस सरकार के साथ, तो आपको पुस्तक के रूप में आगे बढ़नी चाहिए? तो 2019 के मैंने जो चुनाव के परिणाम है उसके बाद 2 जगह मुझे अपनी बात कहनी थी। देश का दोनों ही बड़े थिंक टैंक हैं, उसमें मुझे एक का टॉपिक था लिबरल अनईज विद नेशनल इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन नेशनल आइडेंटिटी। तो मैंने कहा कि मैं भारत की जो राष्ट्रीय पहचान है इसके ऊपर सोचता हूँ, पढ़ता हूँ। लंबा समय लगा के मैंने सोचा, पढ़ा, और मुझे दरअसल ये फिर वो जो आधुनिक समय में, वो जो मैंने आपको जो सिविलाइजेशनल कंसेंसस का समय बताया 1870 से लेकर करीब 1915 तक का समय, वही समय मुझे दिखता है जब भारत एक जो आधुनिक भारत है उसके राष्ट्र के रूप में वो एक खलबली मचती है, जो सिविलाइजेशनल अवेकनिंग का समय। दूसरी जगह मुझे बीजेपी के जीत के बारे में और बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन करना था, उसके आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के बारे में एक बात रखनी थी। तो मैंने उसके बारे में भी अध्ययन किया, खंगाला। बाद में मैंने जब ये दोनों प्रेजेंटेशंस हो गई, अपनी बात रख दी, और वहाँ पे बड़े देश के जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उस तरह के बहुत विद्वान बैठे थे, और भारत के नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं भारत से ही जाके, वो सब भी उसमें आए हुए। तो उन्होंने बड़े सवाल पोज किए मुझे, तो मुझे और सोचने समझने का अवसर मिला। तब मुझे लगा कि जो बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिस तरह की चीज़ों से वो प्रेरणा ले रही है, दरअसल ये वही सिविलाइजेशनल कंसेंसस के समय, यही बात तो विवेकानंद कह रहे, यही बात तो महर्षि अरविंद कह रहे थे, यही तो दयानंद जी कह रहे थे, तो यही बात सावरकर कह रहे थे। और मुझे लगा कि ये दोनों में कनेक्ट है, एक बात। दूसरा मैंने लगा कि जब चाहे 2018 का चुनाव हो या उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो या और उससे अगल बगल के जो चुनाव थे, मैंने देखा कि जो अब सरकारें बन रही हैं, 2020 का जो चुनाव हुआ, इसमें मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने देखा ये तो बात मेरी और अफर्म होती जा रही है कि जो दिल्ली में सरकार बनी, दरअसल ये लोग भी वही बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। उसको बड़े बड़े देश के इंटेलेक्चुअल उसको जस्टिफाई करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग वही बातें कह रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कह रहे थे। क्योंकि उनको 14 से लेके आप 19 का कार्यकाल देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, और उसके बाद 19 की सरकार बनती है, ज़्यादा वोट और ज़्यादा सीट के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस देश में एक ऐसी आम सहमति बन गई है। एक रिकॉर्ड भी था कि पहले कोई सरकार मतलब पहले से ज्यादा प्रतिशत और बेहतर सीटों के साथ नहीं जीत पाई है। तो बिल्कुल ये तो था, और ये तो सिर्फ भारत ही नहीं, मैं आपको विश्व का बताता हूं। अपनी सरकार के 10वीं साल में
पॉपुलरिटी चार्ट पे कोई इतना नहीं। पॉपुलर रहा ही नहीं। अमेरिका जैसे जहां पे एक एक चीज का डेटा अवेलेबल है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अगर 4 साल के तो दूसरा वहां पे 2 साल बाद फिर चुनाव होता है, वहां पे उनका पॉपुलरिटी चार्ट राष्ट्रपति गिरते चला जाता तो है। एक बात बताइए, आपने चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो रहा है, आपने इसे 2 भाग में बांटा है, एक प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, और 4 कंसेंसस की बात की आपने, और 5वां बिल्ड हो रहा है, ऐसा मैंने जी, आर्गुमेंट दिया है। जी। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर 2 व्यक्तित्व की आप बात करते हैं तो एक नेहरूवियन कंसेंसस और दूसरा मोदी। और मैंने अभी एक रिसर्च किया, मैंने देखा कि इस देश में नेहरू के बाद अगर सबसे अधिक किसी पर लिखा गया है, बल्कि नेहरू से भी अधिक, तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। बल्कि पूरी दुनिया में अगर समकालीन तौर पे देखें तो इससे ज्यादा नहीं लिखा गया है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नेहरू के बाद सीधे मोदी, मतलब आपने जो 2 व्यक्तित्व के कंसेंसस की बात की है, तो ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी लकीर आपको दिखाई पड़ती है जो जी जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने 10 साल पहले, क्योंकि जब सरकार बन जाती है तो बहुत से लोग प्रधानमंत्री पे लिखने लगते हैं, लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इतना साहित्य भी उपलब्ध रही था, तो आपकी पुस्तक भी मेरी रिसर्च का हिस्सा बनी थी, मोदी मंत्र, और उसमें कितना सारा काम आपने किया, वो उस समय ढूंढना भी बहुत कठिन होता था। तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, मेरी रिसर्च का हिस्सा वो भी बना है। तो उस समय तक इस तरह अकादमिक जगत में, बिल्कुल चूंकि आप पत्रकारिता जगत से आते थे, लेकिन अकादमिक जगत में इस तरह की चर्चा नहीं होती थी। नेहरू जी पे जो दरअसल इस देश का पूरा बौद्धिक विमर्श था, नेहरूवियन कंसेंसस का जो समय है, तो नेहरू जी ने जो दरअसल पूरा एक बिल्ड किया, और जिस तरह के इशारे रहे उस समय की सरकारों में, चाहे उनके समय में, उनकी पुत्री के समय में, या उनकी बेटे के समय में, तो वो दरअसल एक नेहरूवियन कंसेंसस का जो समय है, उसमें नेहरू जी बात कहते हैं, उन्होंने लिखी भी है किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे भारत की एक खोज करते हैं वो, इसीलिए मैंने इसको कहा रीडिस्कवरी ऑफ भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी के समय में जिस तरह का काम हो रहा है, उसमें एक नए भारत की खोज हो रही है, और पुराना जो भारत था उसके गौरवशाली अतीत की खोज हो रही है। आज सुनौली में किसी ने रोका थोड़ी था 100 साल से आपको कि आप सुनौली में जाके रिसर्च मत कीजिए, किसी ने रोका थोड़ी था कि राखी गढ़ी में रिसर्च नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो शायद थी मोहनजोदड़ो, हम लोग अंग्रेजों के समय की खुदाई थी तभी की पड़ी हुई थी। आज पता चल रहा है कि भारत का इतिहास 5000 साल नहीं, 8000 10,000 साल पीछे जा सकता है। ये बात हो गई इतिहास की। उसी प्रकार से किसी ने मना नहीं किया था कि चाणक्य और शुक्राचार्य और इस तरह की चीज़ें सिलेबस में आनी नहीं चाहिए बीए पे, आज पहली बार आ रहा है। तो ऐसे जो हमारा जो बौद्धिक विमर्श था, अकादमिक और नॉन अकादमिक दोनों, यूनिवर्सिटी सिस्टम में और उसके बाहर भी, अगर उस तरह की कोई चर्चा होती नहीं थी, दरअसल उस पर एक आपको नेहरू की छाया दिखाई पड़ेगी। द गार्जियन ने 18 मई 2014 के, जो मैंने अपनी पुस्तक में मेंशन भी किया, उन्होंने कहा कि भारत अब सही, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत जाते हैं 16 मई को 2014 को, 18 मई का एडिटोरियल है, वो सबको पढ़ना चाहिए। द गार्जियन लंदन ने लिखा कि भारत पहली बार डीकोलोनाइज हो रहा है सही में, यानी कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन गार्जियन जैसा अखबार लिख रहा है कि अब हो रहा है। छोटे से उदाहरण से समझिए, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये भी मैंने अपनी किताब में मेंशन किया और आपको तो जानकारी होगी, श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इंग्लैंड में थे। उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये देश आज़ाद नहीं हो जाए, मेरी अस्थियां कभी तुम लेके जाना मत, एशेज लेके जाना मत। तो देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आया नहीं। पहली बार कब आया? जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अपने कंधे पे रख के वो लेके आते हैं। तो यानी कि उस तरह के क्रांतिकारियों का सम्मान करने की बात हो, सिलेबस की बात हो, संस्कृति की बात हो, सभ्यतागत विमर्श की बात हो, इस भारत के जड़ को खोजने की बात हो, तो वो कौन करता नजर आ रहा है? तो इस तरह से नरेंद्र मोदी एक अपना एक पूरा विमर्श खड़ा करते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार का एक विमर्श नेहरू जी ने भी खड़ा किया आज़ादी के बाद। वो जो विमर्श था वो दरअसल मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि जो सिविलाइजेशनल कंसेंसस है कि ये नेशनल रीअवेकनिंग हुई, सिविलाइजेशनल रीअवेकनिंग हो रही है, क्योंकि भारत जो है बहुत ही पुराना एक देश है, हजारों साल से की उसकी संस्कृति है, सभ्यता है। मैं उसको कहता हूँ कि लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन। दुनिया में और भी सिविलाइजेशन हुई, मेसोपोटामिया भी हुई है, क्या कहते हैं, बहुत सारी हुई हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन हुई है, इनका माया हुई, सब मिट गए। वहाँ जो संस्कृति होती थी 2000-5000 साल पहले, आज नहीं है। वहाँ पे कहीं पे कोई क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, कहीं इस्लामिक सिविलाइजेशन। भारत ही वैसी सिविलाइजेशन है जो आज 5000 साल पहले अगर ये दान इंदो बलि राजा बोल के ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था जो हमने और आपने बांध रखा है, आज भी उसी श्लोक के साथ वही चर्चा होती है। अगर उसको बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें गौरव का भाव सबके अंदर एक एक सामान्य आदमी में ला रहे हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते थे, जैसे गुजरात में किताब में मेंशन है कि गुजरात में जो 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम होते थे, वो सिर्फ अहमदाबाद गांधीनगर में नहीं होते थे,
वो वहाँ के अलग अलग इलाकों में भी वो किया करते थे, और वहाँ जो लोकल लोगों का प्राइड है, जो अभिमान है हमारे जिले के प्रति, हमारे स्थानीय संस्कृति के प्रति, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते थे कि सबको लगता था कि हमको गुजरात की बेहतरी के लिए काम करता है। अभी यही हुआ है कि देश में एक साइजेबल नंबर खड़ा हो चुका है जिसको लगता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। एस्पायरेशन आज की तारीख में करोड़ों लोगों की ऐसी हो गई है कि मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी प्रेरणा जो प्रधानमंत्री मोदी की है। बेसिकली जो रीडिस्कवरी की बात कह रहे हैं, वो दरअसल मैंने भी कुछ आर्टिकल्स में लिखा, ये दरअसल एक पुनर्जागरण का काल है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो जब ये पुनर्जागरण का काल चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा समसामयिक विषय पर लाता हूँ कि अभी जैसे कल ही सीएए को लागू किया गया और उसके बाद बिल्कुल एक नया माहौल पैदा हो गया पूरे देश में। फिर से वही माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जैसा शाहीन बाग में किया गया, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, उसे सीधा एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। तो आपकी पुस्तक में एक सेक्युलर कंसेंसस की चर्चा की गई है। अब आपने तो चूंकि पूरा डिकोड किया होगा, तो आखिर ये पूरा झोल क्या है, कैसे देखते हैं, कैसे इसको? तो देखिए क्या, नेहरूवन कंसेंसस के 3 पिलर थे मैंने बताए हैं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और नॉन अलाइनमेंट। 1990-91 आपने पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी रहे, तो 90-91 का समय वो है जब सोवियत रशिया का पतन हो जाता है, तो दुनिया दरअसल यूनिपोलर हो जाती है, तो नॉन अलाइनमेंट धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाता है। तो भारत को एक पाया चला जाता है न्यूरन कंसेंसस का। दूसरा जो सोशलिज्म भी सोवियत रशिया के पतन के बाद उस तरह का सोशलिज्म भी नहीं रह जाता, हम दरअसल लिबरल इकोनॉमी के दौर में एंटर कर जाते हैं। तो दरअसल सेकुलरिज्म ही एक पाया रह जाता है, और आप उस समय की जो राजनीति है, जनता दल, जनता परिवार की पार्टियां जो विघटित होती हैं, वो सब लोग अपने साथ कोई मौलाना, कोई मुस्लिम लीडर ऐसा खड़ा करते हैं, क्योंकि एक साइजेबल नंबर है 12-15% का कांग्रेस से छिटक चुका होता है वो वोट, उसी की मारामारी के लिए पूरी एक राजनीति खड़ी होती है। और एक दौर ये है 90 के दशक में, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय नेता छत्रप उभरते हैं। वो दरअसल की 12-14% वोट वो मिल जाए, बाकी मेरी जाति बिरादरी का वोट है और हमें कुछ तो सीटें आ जाएंगी, और अस्थिरता का दौर है। 15 MP लेके लोग प्रधानमंत्री का सपना देख लिए थे 90 का दौर, आपको याद होगा। उसी प्रकार से 2000 का दशक आप देखेंगे, 17 सीट, हालांकि अभी तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में, लेकिन 17 सीट ही तो उनके पास थी, और उनका तो पीएम बनने गए थे। तो लेकिन अभी देखिए उनको आज साथ में आना पड़ा, लेकिन 16 सीट के साथ मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे और वो सोच रहे थे कि वो हो जाएंगे। 45 सीट ही थी देवगौड़ा जी के पास जनता दल में, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। 2000 के दशक में आपने देखा 2007 में राम का अस्तित्व नकार दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार। मनमोहन सिंह जी विदेश जाके यहाँ पे दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि इस देश के संसाधन पे समाज विशेष का हक है, ऐसा कहते हैं। आप उसके बाद देखते हैं कम्युनल वायलेंस बिल आता है, और ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जो दरअसल इशारा करती है कि आपने सेकुलरिज्म की राजनीति को एक सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति कर दिया। अडवाणी जी जब ये टर्म देते हैं तो लोग उसे बाई करते हैं कि हाँ, इस देश में दरअसल सेकुलरिज्म के नाम पे सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति हो रही थी। तो वही झोल हमेशा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि समाज में, एक मुस्लिम समाज में एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। बार बार कहा जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई ये इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है कि भाई जो परसिक्यूटेड लोग हैं, कि हमारे अगल बगल के देशों ने अपने को डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इसी के नाम पे देश का बंटवारा ही हुआ था 15 अगस्त 1947 का देश का बंटवारा हुआ था। अब उनको वहां पे अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, पाकिस्तान, आप सिंपल गूगल करेंगे, पाकिस्तान में लड़की जिसने की बिंदी लगाई हुई थी, उसको जिससे हम ओखली जिससे मारते हैं, मसाला कूटते, उसको परमानेंट मार दिया गया कि भाई लो तुमको परमानेंट बिंदी लगा देते। ऐसे ऐसे बहुत हजारों की संख्या में परिवार हैं। जब देश आज़ाद हुआ इतनी बड़ी संख्या वहां पे रहती थी, हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियन की, आज कहाँ हैं वो लोग? नहीं है। तो वो यहाँ भारत में रह ही रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि जो नागरिकता कानून आ रहा है कि आप आज आएंगे और कल आपको मिल जाएगा। आपको 5 साल यहाँ रहना पड़ेगा, आपका चाल चरित्र चेहरा देखा जाएगा, आप क्या कैसे काम करते हैं। आज भी 11 साल पे आपको नागरिकता मिल जाती है अगर आपका चाल चलन अच्छा है, आप देश में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस इस क्योंकि वो लोग यहाँ रह ही रहे हैं, प्रताड़ित होकर आए हैं अलग अलग देशों से, तो उनको जरा वो कम समय में आपको दिया जाएगा जैसे वो यहाँ पे काम धंधा अपना इस्टेब्लिश कर लें। और जो पहले से रह ही रहे, ऐसा नहीं कहता
1971 से लोग रह रहे हैं, बंगाल की तरफ से जो लोग आए, बिल्कुल। और आज तक वो बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए थे। अगर कोई सरकार ऐसे करती तो इससे अच्छा मानवाधिकार के लिए कोई काम हो ही नहीं सकता। सीए अगर जो एक कानून है तो वो मानवाधिकार के लिए लाया गया एक कानून है, इसको दरअसल धार्मिक चश्मे से देखा ही नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को लोग समझ भी रहे हैं, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकतर लोग, इनफैक्ट ममता के स्वर या बाकी लोगों के स्वर भी थोड़े ढीले पड़े हैं, अब खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ा गोल गोल घुमा रहे हैं। इसका मतलब लोगों को पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप मोदियन कंसेंसस कर रहे हैं या कह रहे हैं, कहीं वही तो 400 अब की बार वाला नहीं है नारा। जी, क्या कहते हैं, देखिए जो मोदियन कंसेंसस है, क्योंकि जो 3 पिलर बताए मैंने किताब में कि सारे प्रोग्राम, पॉलिसी और उनकी पॉलिटिक्स, और इवन मैं कहूँ उनकी वॉकैबुलरी तक, वो जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे जो स्वर होता है, जो इको होता है ना, उसके पीछे आपको 5000 साल की इस देश की संस्कृति की प्रतिध्वनि दिखाई पड़ेगी। उसको कोई मैच नहीं कर पाता है। तो जब उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा और इस देश में एक साइजेबल नंबर जागृत हो चुका है समाज, तो अगर आप उससे इतर कोई बात करते नजर आएंगे, जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इनविटेशन सबको गया था, सबको कहा गया था आप आइए, लेकिन नहीं गए बहुत सारे लोग। तो अगर आप नहीं गए तो इस देश का आम आदमी देख रहा है कि आपको तो आमंत्रित भी किया जा रहा है, हालांकि आप 30 साल से विरोध कर रहे थे। अगर अगला दिल बड़ा करके आपको बुला रहे हैं तो आपको भी बड़ा दिल करके वहां जाना चाहिए और आपको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह, एक धार्मिक कार्यक्रम की तरह उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाते हैं। तो ये इस देश का आम आदमी देख रहा है। अगर वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, मैं नंबर्स की अगर बात करूं तो वो सारा का सारा, अगर चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा होगी। अगर वहां पे वो नंबर उधर चला जाता है उसके डर से भी, और क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते, तो दूसरी पार्टियां भी उसी तरह के मुद्दों पे बात करते हुए आपको नजर आएंगी। बहुत सारे मुद्दों पे मौन समर्थन होगा, बहुत सारे मुद्दों पे खुला समर्थन भी हो सकता है, बहुत सारे मुद्दों पे शांत भी रह सकते हैं, जो आपको सीए के मुद्दे पे भी अभी दिखाई पड़ेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। जी, तो इसका मतलब ये हुआ स्वदेश जी कि जो बात आप लिख रहे हैं या 2019 से समझ रहे हैं, वो तो आज हो रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि मतलब अब कोई ये बात नहीं कर रहा कि बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चर्चा इस बात पे हो रही है कि 370 400 मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पुस्तक अपने आप में बहुत रेलेवेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि ये एकेडमिक फील्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई सोच देगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति जो असाधारण व्यक्तित्व का है, एक संस्था या एक अवधारणा के तौर पर। तो जी, जो इसी किताब में इसकी काफ़ी चर्चा की गई है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, इसको मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है क्योंकि वो इस समय के सबसे प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में और विचार के रूप में भर के आते हैं, और एक अवधारणा का स्वरूप उन्होंने ले लिया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि चाहे इस पे जो कवर पे फोटो है, अगर वो आप कहेंगे कि एक पॉलिटिकल फोटो है तो नहीं, उससे आगे की फोटो है। जैसे ये 1000 साल पहले सेंगोल चोल राजा इस्तेमाल किया करते थे। इस बात को ढूंढना, रिसर्च करवाना, फिर उसको फिर से उस संसद में स्थापित कर देना कितनी बड़ी बात है कि 1000 साल पहले, आज की तारीख में हम अपनी जो 12-14 साल का बच्चा होगा उसके मन में सवाल उठेंगे ना, ये क्या रख दिया प्रधानमंत्री जी ने, इसके बारे में कहीं तो छपा होगा, तो उसको पता है कि चोल राजा का साम्राज्य कितना बड़ा था, साउथ ईस्ट एशिया तक था बस, उसकी नेवी कितनी बड़ी होती थी। उस बच्चे की सोच 12-14 साल में आप कितनी बड़ी कर दे। जो आपका बेसिक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इस देश में एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, अगर आप देखेंगे जब वो मन की बात करते तो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हमारे जीवनचर्या में क्या सुधार होना चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है, इस तरह की स्टोरी बताते नजर आते हैं। हाँ, वो एक पॉजिटिव नैरेटिव देते नजर आते हैं, समाज में क्या चल रहा है। कभी आपको एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह दिखाई पड़ जाते हैं कि जो स्पिरिचुअल सेक्टर जो है जिनको वो लगता है, कभी आपको कुछ एथिक्स की बातें करते नजर आए कि हमारे परीक्षा में बच्चों को, 12th के बच्चों पे, कि हमें दरअसल क्या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। इससे बताइए कौन सा वोट मिलता है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री 17-18 साल के बच्चे को कह रहा है कि भाई तुम्हें अपना स्क्रीन की बात बताऊं आपको कि जब इनके बारे में ऐलान हो गया कि ये पीएम कैंडिडेट बन गए हैं एक तरीके से, तो हम लोग हर भाषण में कुछ ना कुछ मसाला ढूंढते थे। मैं उस समय एक बड़े राष्ट्रीय चैनल में था, IBN 7 में, तो हम लोग ढूंढते रहते थे। तो कहीं सीए की बैठक हो रही है तो मैं पूरा सुना भाषण, यहाँ तो सिर्फ सीए की बात हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा अकाउंट के अलावा।
पता चला एसआरसीसी गए तो वहां बच्चों की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है। तो इनके जीवन में इतनी वैरायटी है, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं वास्तव में ये असाधारण व्यक्ति तो है ही, संस्था भी है और एक अपने आप में अवधारणा भी है। और ये अंतिम बात मैं जोड़ूंगा कि अगर आप हर कंसेंसस का काल देखेंगे तो मैंने कहा है करीब 30-40 साल उसका एक समय रहता है जब उसका उठान रहता है, जब वो अपने पूर्ण स्वरूप में रहती है। और मोदियन कंसेंसस का समय तो मेरा जो आर्गुमेंट है, जो मेरा जो थ्योराइजेशन है, वो अभी 4-5 साल ही हुआ है। तो ये अगले आने वाले कई वर्षों तक मोदियन कंसेंसस का हाँ रहने वाला है। अगले कुछ दशकों तक, 1-2 दशक तक ऐसे आराम से ये रहेगा, और इसके इर्द गिर्द जो आदमी बात कहेगा वो मुख्य धारा के विमर्श में रहेगा, अदरवाइज वो फ्रिंज हो जाएगा। चुनाव बाकियों को करना है, उन्होंने तो अपनी पोजीशन स्पष्ट बहुत बढ़िया। और ये तो खैर देख ही रहे हैं, विकसित भारत के बारे में उन्होंने 2047 की बात की है, किसी ने की नहीं, ये भी इसमें मेंशन है। मतलब कि आप 1952 में प्लानिंग कमीशन बनता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहली बार कोई प्रधानमंत्री 25 साल का विजन दे रहा है, यानी कि एक 17-18 साल का बच्चा अगर सोचे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, तो उसको बच्चे हाँ कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि मुझे अपना जीवन किसी काम में लगाना है। हम सब लोग एक आदर्शवाद में थे 17-18 साल के जब थे, तो हमें दरअसल कोई बताने वाला था नहीं कि भाई तुम्हें अगले 20-25 साल इस काम में लगाना है, जिससे क्या होगा ये भी वो बता दे रहे। अगले 1000 साल का जो देश की जो ट्रेजेक्ट्री है वो तय हो जाएगी। ये बताने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल दूं तो मैं जो ऑब्जर्व करता हूं कि कांग्रेस के समय में अगर जैसे अलग अलग योजनाएं होती थी, तो किसी को घर दिया तो घर में शौचालय नहीं, उसको मतलब बिजली नहीं, पानी नहीं, किसी को पानी दिया तो कुछ नहीं। इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने अगर मनरेगा में काम दिया तो भैया घर बना लो, घर में शौचालय भी ले लो, शौचालय के बाद नल भी ले लो, जल भी ले लो, बिजली भी ले लो, उज्ज्वला के तहत वो भी ले लो, और आखिर में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो पैसे लेके स्किल लो, अपना बिजनेस शुरू करो, अब आप गरीबी से ऊपर हो गए। तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से इस पुस्तक को रखा है। और जो भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहते हैं या वर्तमान पॉलिटिकल परिवेश को समझना चाहते हैं, ये पुस्तक उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी, आपने समय निकाला और एक बेहतरीन चर्चा की हम लोगों ने। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।